प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे नव उदारवादी उपागम के अंतर्गत विश्व राज्य सिद्धांत या दृष्टिकोण। अर्थात मैंने आपको बताया था कि यदि हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्रों को वास्तविकता के स्तर पर उसकी गहराई में जाकर गंभीरता से हमें समझना हो तो विद्वानों ने 3 उपागम दिए हैं: उदारवादी उपागम, नव उदारवादी उपागम, मार्क्सवादी उपागम। जिसमें से मैंने उदारवादी उपागम, नव उदारवादी उपागम इसके ऊपर लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। अब हम नव उदारवादी उपागम के अंतर्गत विद्वानों ने जो 7 सिद्धांत या दृष्टिकोण दिए हैं उन 7 सिद्धांतों को मैं आपको समझाऊंगा, जिसमें से आज हम प्रथम सिद्धांत विश्व राज्य का सिद्धांत ले रहे हैं। और जो तीसरा उपागम है मार्क्सवादी उपागम है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए विद्वानों ने 3 उपागम दिए हैं: उदारवादी उपागम, नव उदारवादी उपागम, मार्क्सवादी उपागम। यस बेटा, जिसमें से हम नव उदारवादी उपागम के अंतर्गत विद्वानों ने जो 7 सिद्धांत दिए उन 7 सिद्धांतों को क्रम से समझाने का आज प्रयास करेंगे, जिसमें से केवल हम एक सिद्धांत ले रहे हैं आज, विश्व राज्य सिद्धांत या दृष्टिकोण। बेटा, वास्तव में यदि देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जब समझने का प्रयास किया जा रहा था तो ऐसी स्थिति में नव उदारवादी उपागम के अंतर्गत विद्वानों ने 7 ऐसे सिद्धांत दिए हैं जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझा जा सके। जिसमें से फिर मैं कह रहा हूँ आज हम प्रथम सिद्धांत ले रहे हैं, विश्व राज्य सिद्धांत या दृष्टिकोण, लेक्चर नंबर 28 ध्यान दें। बेटा, मैंने यहाँ लिखा है प्रमुख नव उदारवादी उपागम। अर्थात वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए नव उदारवादी उपागम के अंतर्गत वास्तविक रूप में 7 दृष्टिकोण आते हैं। नंबर 1 विश्व राज्य सिद्धांत या दृष्टिकोण, बहुलवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण 2, 3 पे आता है भूमंडलीय अवधारणा, 4 नंबर पर आता है निवारकता का सिद्धांत और 5 नंबर पर आता है निर्भरता और अंतर्निर्भरता सिद्धांत और 6 नंबर पर आता है कार्यात्मकतावाद सिद्धांत और 7 नंबर पर आता है रचनावाद का सिद्धांत। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए उदारवादी उपागम, नव उदारवादी उपागम, मार्क्सवादी उपागम 3 उपागम दिए जाते हैं, जिसमें से नव उदारवादी उपागम में ये 7 सिद्धांत मुख्यतः प्रचलित हैं। इन 7 सिद्धांतों को मैं आपको क्रमबद्ध रूप में समझाने का प्रयास करूंगा, जो कि किसी न किसी रूप में प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे विश्व राज्य सिद्धांत या दृष्टिकोण। ये 7 जो है नव उदारवादी उपागम है, इनके नाम नोट कीजिएगा। मैं आपको क्रम से एक एक समझाने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका सबसे पहला जो उपागम है बेटा, किसका? नव उदारवादी उपागम का पहला सिद्धांत है विश्व राज्य सिद्धांत। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, विश्व राज्य सिद्धांत मतलब वास्तव में यदि देखा जाए तो आज विश्व राज्य की आवश्यकता महसूस की जा रही है, विशेषकर क्योंकि आज हम देखते हैं युद्धों की विभीषिका से हम परेशान हैं। किसी न किसी रूप में राष्ट्र राज्यों के बीच में युद्ध होते रहते हैं। 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया में युद्धों को कैसे समाप्त किया जाए, मतलब हिंसा के स्थान पर अहिंसा को कैसे स्थापित किया जाए, शोषण, तानाशाही, इन सब बुराइयों को कैसे दूर किया जाए, तो इसके लिए एक स्वप्न संजोया जा रहा है कि भाई यदि विश्व राज्य की स्थापना हो जाए तो निश्चित रूप में दुनिया में से युद्धों को सदा सदा के लिए समाप्त किया जा सकता है। और ये बात सत्य है कि वास्तव में जब हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो प्रारंभ में
सिटी स्टेट हुआ करते थे, नगर राज्य, उसके बाद विशाल साम्राज्य आते हैं, फिर राष्ट्र राज्य आते हैं। आज राष्ट्र राज्यों के बीच में राष्ट्रीय हितों को लेकर के तनाव टकराव बना रहता है किसी न किसी रूप में, और वो तनाव और जो टकराहट होती है वही जब वास्तविक रूप में उसकी जब अति हो जाती है तो वह ही तनाव युद्ध का रूप धारण कर लेता है। अब निश्चित रूप में युद्धों को कैसे रोका जाए, तो इसके लिए एक कल्पना की जाती है कि भाई विश्व राज्य की स्थापना की जाए और इसी के आधार पर विश्व सरकार की स्थापना की जाए, और अगर विश्व सरकार की स्थापना हो जाती है तो निश्चित रूप में युद्धों को रोका जा सकता है। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि विश्व राज्य का जो सिद्धांत है ये डेफिनेटली एक कल्पना की बात है। क्यों? क्योंकि विश्व राज्य की स्थापना करना इतना आसान नहीं है जितना कि सोचा समझा जा रहा है। आज हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार होते जा रहे हैं। जब एक परिवार में ही दो भाई एक जगह नहीं रह सकते हैं तो निश्चित रूप में पूरी दुनिया को हम एकजुट करने में सक्षम नहीं हो सकते, हमें सफलता नहीं मिल सकती। लेकिन फिर भी चूंकि विद्वानों ने विश्व राज्य का सिद्धांत दिया है कि भाई विश्व राज्य की स्थापना यदि हो जाएगी तो युद्धों को रोका जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 1, मतलब नव उदारवादी उपागम के अंतर्गत जो पहला सिद्धांत होगा वो विश्व राज्य का सिद्धांत होगा। वो क्या होगा? विश्व राज्य का सिद्धांत। ये सातों सिद्धांत मैं आपको क्रम से समझाऊंगा। विश्व राज्य का सिद्धांत पहला उपागम है, तो आप नोट करेंगे विश्व राज्य सिद्धांत। नोट करें बेटा, विश्व राज्य सिद्धांत। अब अध्ययन करते हैं हम इसका, ध्यान दें। आज अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अत्यधिक महत्व है। नोट करें बेटा, अब इसको मैं समझाऊंगा, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हम इसकी। क्या आज मीन्स वर्तमान समय में, आज के दिन की बात हम कर सकते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में इंटरनेशनल सिस्टम, इसको इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं बोलेंगे। मार्टिन कैपलान का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का मॉडल मैंने आपको समझा दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है बेटा, आज अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का जो मॉडल दिया है वो मार्टिन कैपलान ने दिया है, मैंने ये अपलोड भी कर दिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो है अधिक महत्व है। मतलब प्राचीन समय के बजाय आज के समय में वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्ययन का जो महत्व ज़्यादा है। कुछ हम ये कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अधिक महत्व है आज। मतलब आज वास्तविक रूप में चूंकि विश्व युद्ध की संभावनाएं किसी न किसी रूप में बनी रहती हैं, राष्ट्र राज्य के बीच में युद्ध टकराहट मतभेद होते ही रहते हैं। किसको लेकर के? राष्ट्रीय हितों को लेकर के। भाई वास्तविक रूप में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अभिकर्ता होता है, कार्यकर्ता होता है, वो राष्ट्र राज्य होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक लक्ष्य क्या होता है? राष्ट्रीय हित होता है। तो राष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय हितों को लेकर के मतभेद रहता है, मनमुटाव होता है, टकराहट होती है। और जब ये मनमुटाव टकराव वास्तविक रूप में अति को प्राप्त हो जाता है, इसकी अति हो जाती है, तो डेफिनेटली युद्ध होता है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अधिक महत्व है। नोट करेंगे, मतलब आज की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अधिक महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अधिक महत्व आज आप देख सकते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, जिसकी स्थापना 1945 में हुई है। तो यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ आज मौजूद है। तो डेफिनेटली यदि देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ को ही धीरे धीरे हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ही एक विश्व सरकार का रूप धारण कर ले और इसके आधार पर विश्व राज्य की स्थापना की जा सके। हालांकि ये कहना आसान है, लेकिन इसको जो है प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। लेकिन यह तो हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो अभिव्यक्ति हो रही है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ, ये बात सत्य है, अपने आप में आज दुर्बल है, कमजोर है, युद्धों को रोकने में जो है सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है भूमिका महत्वपूर्ण है। किसी न किसी रूप में जो है युद्धों को रोकने में ये जो है पूर्ण रूप में सफल तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में अपनी सकारात्मक भूमिका अदा करता है। चलिए बेटा, आगे मैंने लिखा है नेक्स्ट, आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय, बेटा नोट करें, आने वाले समय में, ठीक है बेटा, आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, पारस्परिक सहयोग
और जन कल्याणकारी कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का महत्व और अधिक हो जाएगा। मतलब निश्चित रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके अंतर्गत आप संयुक्त राष्ट्र संघ की चर्चा कर सकते हैं, इससे पहले राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, पारस्परिक सहयोग और जन कल्याणकारी कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का महत्व और अधिक हो जाएगा। मतलब वास्तविक रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इसका महत्व और अधिक हो जाएगा। किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, पारस्परिक सहयोग के लिए और जन कल्याणकारी कार्यों के लिए। तो आज आप देख सकते हैं वास्तविक रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका इन सभी क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व युद्धों की विभीषिका। तो अभी तक आज आप देख सकते हैं 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। निश्चित रूप में अभी जैसे आप देखेंगे रूस और यूक्रेन के बीच में जो टकराव चला हुआ है, तो इससे वास्तव में ये खतरा बना हुआ है कि कभी भी 2 राष्ट्र राज्यों का युद्ध विश्व युद्ध का रूप धारण कर सकता है। और ये केवल रूस यूक्रेन की बात नहीं है, भले ही कोई भी 2 राष्ट्र राज्य क्यों ना हो, जब उनमें अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर के युद्ध होता है तो डेफिनेटली वो युद्ध कब विश्व युद्ध का रूप धारण कर ले, वह युद्ध कब, मतलब 2 राष्ट्र राज्यों के बीच में जो युद्ध चल रहा है वह कब विश्व युद्ध का रूप धारण कर ले, इसका कोई अंदाजा नहीं है। चलिए बेटा, विश्व युद्धों की विभीषिका, मार्क्सवाद, लेनिनवाद द्वारा उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का साम्यवादी तरीकों से खंडन तथा विश्व श्रमिकों की एकता प्रबल, राष्ट्रीयता के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीयता की भावना की प्रगति। मतलब वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय संगठन का महत्व इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि वास्तव में यहाँ मार्क्सवाद, लेनिनवाद द्वारा उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का साम्यवादी तरीकों से खंडन, ध्यान देंगे, साम्राज्यवाद का साम्यवादी तरीकों से खंडन तथा विश्व श्रमिकों की एकता पर बल। मतलब इन सब के अंतर्गत ये बात समाई हुई है कि ये सभी भी किसी न किसी रूप में विश्व राज्य की स्थापना का सपना देख रहे हैं। जैसे विश्व श्रमिकों की एकता पर बल, वास्तविक रूप में मार्क्सवाद के अंतर्गत स्वयं कार्ल मार्क्स ने कहा था कि विश्व के श्रमिकों या विश्व के मजदूरों तुम एक हो जाओ। कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं कि विश्व के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और यदि तुम्हारे पास खोने के लिए है तो वह तुम्हारे पैरों में पड़ी हुई बेड़ियां हैं और इन बेड़ियों को तोड़ना है, काटना है। मतलब डेफिनेटली कार्ल मार्क्स जो है विश्व के मजदूरों को एक होने के लिए कह रहा है कि तुम एक हो जाओ, अगर तुम एक हो जाओगे तो पूंजीपतियों का सफाया किया जा सकता है। तो किसी न किसी रूप में विश्व राज्य की स्थापना का स्वप्न इनके द्वारा देखा जा रहा है। स्वयं कार्ल मार्क्स कहा करते थे, क्या कहा करते थे कि मैं एक विश्व नागरिक हूँ, मैं जहाँ कहीं भी सक्रिय हूँ। कौन कहा करते थे ये बात है? कार्ल मार्क्स। कौन कहा करते थे बेटा? कार्ल मार्क्स। क्या कहा करते थे कि मैं एक विश्व नागरिक हूँ। कौन कह रहे हैं? कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि मैं एक विश्व नागरिक हूँ, मैं जहाँ कहीं भी सक्रिय हूँ। फिर से दोहरा रहा हूँ, कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि मैं एक विश्व नागरिक हूँ, मैं जहाँ कहीं भी सक्रिय हूँ। तो इसके सेंटेंस में, इस वाक्य में विश्व राज्य की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है बेटा। आगे, राष्ट्रीयता के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीयता की भावना की प्रगति। वास्तविक रूप में इन्होंने जो है राष्ट्रीयता के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीयता की भावना के ऊपर बल दिया है और अंतर्राष्ट्रीयता की भावना पर बल दिया है, तो डेफिनेटली ये विश्व राज्य को बढ़ावा दे रहे हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आवश्यकताओं। ध्यान दें बेटा, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आवश्यकताओं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में, फिर से दोहरा रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, मैंने शॉर्ट में लिखा है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आवश्यकताओं। जैसे मार्टिन कैपलान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का मॉडल दिया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था क्या है क्या नहीं, सब बातें मैंने आपको समझा दी, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आवश्यकताओं तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में, जैसे भारत रूस के बीच क्या संबंध है, भारत चीन के बीच में कैसे संबंध है, भारत अमेरिका के बीच में कैसे संबंध है, भारत पाकिस्तान के बीच में कैसे संबंध है, भारत जापान के बीच में कैसे संबंध है, किसी भी राष्ट्र राज्य की चर्चा कर सकते हैं आप। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में शक्ति, पावर, शक्ति के स्थान पर, बेटा ध्यान दें, शक्ति के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून, नैतिकता और रीति रिवाज पर बल के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संगठन का महत्व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत बढ़ गया है। ये जो बात है ये सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब विश्व राज्य के सिद्धांत की एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी है ये जो सेंटेंस है, नोट करें। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आवश्यकताओं तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में शक्ति के स्थान पर, पावर के स्थान पर, शक्ति के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून,
नैतिकता और रीति रिवाज पर बल देने के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संगठन का महत्व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बढ़ता जा रहा है। मतलब आज शक्ति के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून को महत्व दिया जा रहा है, नैतिकता को महत्व दिया जा रहा है, रीति रिवाज के ऊपर बल दिया जा रहा है। तो इसके फलस्वरूप क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का महत्व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे विश्व संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ की चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्वप्नलोकीय विद्वानों के वर्ग द्वारा, स्वप्नलोकीय यूटोपियन, जैसे हम यूटोपियन की बात करते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विद्वान है वो थॉमस मूर है। कौन है बेटा, थॉमस मूर। थॉमस मूर की पुस्तक का ही नाम जो है यूटोपियन है, स्वप्नलोकीय समाज। ठीक है, तो स्वप्नलोकीय विद्वानों के वर्ग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर विश्व राज्य के रूप में बल दिया। ध्यान दें बेटा, स्वप्नलोकीय विद्वानों के वर्ग द्वारा, तो स्वप्नलोकीय विद्वानों के अंतर्गत थॉमस मूर की चर्चा हम विशेषकर कर सकते हैं। स्वप्नलोकीय विद्वानों के वर्ग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर विश्व राज्य के रूप में बल दिया गया। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है। थॉमस मूर के ऊपर हम अलग से लेक्चर अपलोड करेंगे, कब, जबकि हम पश्चिमी राजनीतिक विचारक समझा रहे होंगे। पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के ऊपर मैंने लगभग 45 लेक्चर अपलोड तो कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बाकी जो बचा हुआ है पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत जितने भी विद्वान हैं वो सारे के सारे मैं आपको क्रम से समझाऊंगा। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, मैंने तो केवल जो महत्वपूर्ण 10-11 थिंकर्स हैं उनके ऊपर जो है लेक्चर दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं पश्चिमी राजनीतिक विचारक के अंतर्गत। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में, नोट करें, 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में उदारवादी और उपयुक्तवादियों द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर जब बल दिया गया तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में उदारवादी और उपयुक्तवादियों द्वारा, उदारवादी विचारधारा के जनक कौन है, जॉन लॉक हैं, और उपयुक्तवाद के जनक कौन है, यस, जेरेमी बेंथम। नोट करेंगे बेटा, जेरेमी बेंथम। तो उदारवादी और उपयुक्तवादियों द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर जब बल दिया गया तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। मतलब उदारवादियों के द्वारा और उपयुक्तवादियों के द्वारा भी जो है हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। अब उदारवादी विचारधारा और उपयुक्तवादी विचारधारा, जिसके ऊपर मैंने जेरेमी बेंथम के ऊपर सब कुछ समझा दिया है आपको, और उदारवादी विचारधारा भी आपको समझा दिया, तो प्लेलिस्ट के अंतर्गत आप देख सकते हैं। राजनीतिक विचारधाराओं के अंतर्गत आप उदारवाद को देख सकते हैं, और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत आप उपयुक्तवाद में जेरेमी बेंथम को देख सकते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं बेटा, इधर आइएगा। प्रजातंत्रीय लोकतंत्रीय, प्रजातंत्रीय उदारवादी विचारधारा को जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाया गया तो उसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास हुआ। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखो, मैंने यहाँ जो नोट किया ना वो केवल वही बातें नोट की हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, और आप वास्तविक रूप में इस मतलब विश्व राज्य के सिद्धांत को समझ सके। हालांकि विश्व राज्य के सिद्धांत के ऊपर मुझे लगभग 4-5 लेक्चर अपलोड करने होंगे, तब जाकर के आप विश्व राज्य के सिद्धांत को समझ पाएंगे। आज तो हम केवल उसकी सामान्य पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। ध्यान दें, प्रजातंत्रीय लोकतंत्रीय उदारवादी विचारधारा को जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाया गया, मतलब लोकतंत्रीय उदारवादी विचारधारा को राष्ट्रीय स्तर से जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाया गया तो उसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास हुआ। मतलब इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास हुआ। नेक्स्ट, संघवादी विचारधारा ने भी, नोट करें, संघवादी विचारधारा ने भी, संघवादी विचारधारा के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा जब राजनीतिक विचारधारा आपको समझाऊंगा तब। संघवादी विचारधारा ने भी जो स्वयं उदारवादी विचारधारा की उपज है, नोट करेंगे, जो स्वयं उदारवादी विचारधारा की उपज है, मतलब संघवादी विचारधारा उदारवादी विचारधारा की ही उपज है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में सहायता दी है। नोट करेंगे, संघवादी विचारधारा ने भी जो स्वयं उदारवादी विचारधारा की उपज है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में सहायता दी है। मतलब संघवादी विचारधारा ने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में सहायता दी है। नोट करेंगे, संघवादी विचारधारा ने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में सहायता दी है। और जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास होगा और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का पूर्ण रूप में विकास होगा तो वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही वास्तविक रूप में एक प्रकार से विश्व राज्य का रूप धारण करेगा। उसी को हम एक प्रकार से विश्व सरकार की अभिव्यक्ति कहेंगे। अब अंत में यहाँ मैं निष्कर्ष रूप में कुछ बातें बताना चाहूँगा, क्योंकि आज मैंने आपको पहले बता दिया कि विश्व राज्य के सिद्धांत की सामान्य जानकारी हम देंगे, इसके बाद में क्रम से इसकी सभी बातें आपको समझाई जाएंगी। अब विश्व राज्य के सिद्धांत को हम समझें तो इसके लिए निष्कर्ष रूप में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने नोट भी कर दिया। निष्कर्ष, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में, नोट करें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जैसे उदाहरण है संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है।
तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में राजनीतिक विचारधाराओं ने एक और तो कल्पना को प्रोत्साहित किया। किसको प्रोत्साहित किया? कल्पना को प्रोत्साहित किया। और दूसरी ओर कल्पना को मूर्त रूप देने में सहायक हुई। ध्यान दे बेटा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में राजनीतिक विचारधाराओं ने जैसे उदारवादी विचारधारा है, उपयुक्तवादी विचारधारा है, संघवादी विचारधारा है, तो ये सारी विचारधाराएं होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में राजनीतिक विचारधाराओं ने मीन्स उदारवादी विचारधारा, उपयुक्तवादी विचारधारा ने एक और तो कल्पना को प्रोत्साहित किया। किसको? कल्पना को प्रोत्साहित किया। और दूसरी ओर कल्पना को मूर्त रूप देने में सहायक हुई। मतलब ये विचारधाराएं एक तरफ तो कल्पना करते हैं किसकी? अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, और दूसरी तरफ इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को मूर्त रूप देने में भी सहायक हुई है। जैसे कि आज आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मूर्त रूप है। क्या है? मूर्त रूप है। नेक्स्ट, 20वीं शताब्दी में, नोट करें, 20वीं शताब्दी में राष्ट्र संघ तथा संयुक्त राष्ट्र संघ, वर्तमान समय में आप देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ बरकरार है। तो 20वीं शताब्दी में राष्ट्र संघ तथा संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण हुआ। मतलब 20वीं शताब्दी में जाकर के वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के रूप में सबसे पहले राष्ट्र संघ आता है, और उसके बाद में राष्ट्र संघ में कुछ खामियां थी, उन खामियों के कारण राष्ट्र संघ समाप्त हो जाता है, और उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ को जब मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध समझाऊंगा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभी हम सैद्धांतिक पक्ष ले रहे हैं, और जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का व्यवहारिक पक्ष लेंगे जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध नाम दिया जाएगा, तो वहाँ पर आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में सारी जानकारी दी जाएंगी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण हुआ कब? 20वीं शताब्दी में। ठीक है बेटा, तो किसके परिणाम स्वरूप होता है ये? उदारवादी विचारधारा और उपयुक्तवादी विचारधारा, इसी के साथ में संघवादी विचारधारा। भाई एक तरफ तो ये कल्पना करते हैं, दूसरी तरफ इस कल्पना को मूर्त रूप देते हैं, और 20वीं शताब्दी में राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना होती है तो इसका मूर्त रूप है। ठीक है बेटा, अब नोट करें यहाँ पर, भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों द्वारा, नोट करें, भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में संयुक्त राष्ट्र संघ आ जाएगा, क्षेत्रीय संगठन में जैसे आप सार्क, आसियान जैसे संगठनों की चर्चा कर सकते हैं। तो भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों द्वारा एक नए अंतर्राष्ट्रीय समाज, नोट करें, एक नए अंतर्राष्ट्रीय समाज, मीन्स अंतर्राष्ट्रीय समाज, एक विश्व राज्य और विश्व बंधुत्व की कल्पना को साकार बनाने में बहुत सहायता दी जा सकती है। मतलब वास्तविक रूप में भविष्य की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में संयुक्त राष्ट्र संघ आ जाएगा, क्षेत्रीय संगठनों में जैसे सार्क, आसियान, इसी के बाद में आज चर्चा कर सकते हैं हम इसकी। वैसे इनमें से जैसे 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके साथ में कुछ क्षेत्रीय संगठन समाप्त भी हो गए थे, लेकिन यदि हम इन सभी की चर्चा करें तो नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट समाप्त हो चुका है क्योंकि सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया। लेकिन ये सभी क्षेत्रीय संगठन हैं, सार्क, आसियान है, ये सब क्षेत्रीय संगठन है। तो डेफिनेटली अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों द्वारा एक नए अंतर्राष्ट्रीय समाज, एक विश्व राज्य और विश्व बंधुत्व की कल्पना को साकार बनाने में बहुत सहायता दी जा सकती है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और क्षेत्रीय संगठनों के द्वारा वास्तविक रूप में एक विश्व राज्य, विश्व बंधुत्व की कल्पना को साकार बनाने में बहुत सहायता दी जा सकती है। फिर मैंने आगे लिखा है सराहनीय कार्य क्या है। मतलब वास्तविक रूप में यहाँ हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वास्तविक रूप में जो है एक विश्व बंधुत्व की कल्पना को साकार बनाने में एक सराहनीय कार्य किया है। मतलब यहाँ आप ये नोट कर सकते हैं कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा क्षेत्रीय संगठनों द्वारा, फिर से बोल रहा हूँ मैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा क्षेत्रीय संगठनों, फिर से बोल रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा क्षेत्रीय संगठनों द्वारा विश्व बंधुत्व की कल्पना को साकार करने में सराहनीय कार्य किए गए हैं। ठीक है बेटा, फिर से कह रहा हूँ भाई, अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों द्वारा विश्व
राज्य की स्थापना में सराहनीय कार्य किए गए हैं। और आज आप देख सकते हैं कि इसी अभिव्यक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ में होती है, बशर्ते कि संयुक्त राष्ट्र संघ को पूर्ण रूप में लोकतांत्रिक बना दिया जाए। जैसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ के जब अंगों का अध्ययन करते हैं तो इसमें सुरक्षा परिषद सबसे महत्वपूर्ण है। अब सुरक्षा परिषद के अंतर्गत मैं ये कहूँगा कि इसका लोकतांत्रिकरण कर दिया जाना चाहिए। जैसे इसके स्थायी सदस्य संख्या केवल 5 बनी हुई है, तो धीरे धीरे इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। इसका मैं ये कहूँगा कि लोकतंत्रीकरण कर दिया जाना चाहिए। और वैसे भी आज आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे सभी राष्ट्र राज्य शक्तिशाली होते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली यदि विश्व राज्य की स्थापना करनी है, एक विश्व सरकार की स्थापना करनी है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ से अच्छा कोई साधन नहीं हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में ही धीरे धीरे कुछ सुधार करके आप इसको जो है एक विश्व सरकार का रूप दे सकते हैं। और जैसे ही विश्व सरकार रूप दे दिया जाएगा तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि विश्व राज्य की स्थापना की जा सकती है। क्या एक विश्व राज्य की स्थापना की जा सकती है? लेकिन ये एक सपना मात्र, एक स्वप्न मात्र है। ये जितना मैं कह रहा हूँ ये कहने में आसान है, लेकिन इसकी प्राप्ति करना इतना आसान नहीं है। तो ये होगा विश्व राज्य का सिद्धांत या दृष्टिकोण। इसकी एक सामान्य जानकारी दी है आज तो मैंने, किसकी? विश्व राज्य सिद्धांत या दृष्टिकोण की। तो यहाँ आप निष्कर्ष रूप में सिर्फ ये ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि अगर वास्तव में विश्व में शांति की स्थापना करनी है, विश्व में शांति की स्थापना करनी है, युद्धों को रोकना है, हिंसा को रोकना है, शोषण को रोकना है, अत्याचार को रोकना है, तानाशाही को रोकना है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाकर के हम ये कह सकते हैं कि भाई एक विश्व राज्य की स्थापना की जाए है। उसके बाद में जो है उसके आधार पर विश्व सरकार की स्थापना की जाए। और जब तक एक विश्व राज्य की स्थापना नहीं होगी, एक विश्व सरकार की स्थापना नहीं होगी, तब तक जो है युद्धों को नहीं रोका जा सकता। क्योंकि युद्ध का मूल जो जड़ है, मूल जो कारण है वो संप्रभुता है, संप्रभुता है। और जब विश्व राज्य की स्थापना हो जाएगी, विश्व सरकार की स्थापना हो जाएगी, तो संप्रभुता स्वतः ही समाप्त हो गया। भाई युद्धों का मूल कारण तो संप्रभुता ही है। सभी राष्ट्र राज्य अपने अपने आप में संप्रभु हैं, सभी राष्ट्र राज्य अपने आप में संप्रभु हैं। संप्रभु हैं तो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए मैं ये कहूँगा कि यहाँ बड़ी लंबी लंबी खींचतान करते हैं, लंबे समय तक खींचतान चलती रहती है। और जब वो खींचतान बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी अति हो जाती है, तो वो युद्ध का रूप धारण कर लेती है। और जब विश्व राज्य की स्थापना हो जाएगी है, विश्व सरकार की स्थापना हो जाएगी, तो डेफिनेटली राष्ट्र राज्यों में जो है संप्रभुता रहेगी नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति में युद्धों की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। लेकिन विश्व राज्य की स्थापना करना इतना आसान नहीं है। तो ये हो गया आज आपका नव उदारवादी उपागम में पहला जो सिद्धांत है वो विश्व राज्य सिद्धांत या दृष्टिकोण है। विश्व राज्य सिद्धांत के अंतर्गत आज मैंने आपको केवल सामान्य जानकारी दी है। इसके बाद में नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो विश्व राज्य सिद्धांत के विकास के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा? विश्व राज्य सिद्धांत के विकास की चर्चा करेंगे कि वे किन किन चरणों से गुजर के जो है इसका विकास हुआ है। किसका? विश्व राज्य सिद्धांत का। ठीक है बेटा, तो मुझे पूरा विश्वास है आप विश्व राज्य सिद्धांत या दृष्टिकोण को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा।